कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका लर्न स्टडी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आंकड़ों का संगठन। इसके पूरा चैप्टर आज डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। इसके साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा इसके। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता स्वयं के उद्देश्य के लिए पहली बार आंकड़े एकत्रित करता है। तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता होता है। अनुसंधानकर्ता कौन होता है? जो जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, तो अनुसंधानकर्ता आंकड़े एकत्रित करता है और अपने उद्देश्य के लिए करता है, और पहली बार ये आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो ये प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? वे आंकड़े जो किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। अब पहला पढ़ा प्राथमिक आंकड़े, तो हमने प्राथमिक आंकड़े बताया था आपको, वे आंकड़े होते हैं जो किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, वो प्राथमिक हो गए। द्वितीयक हो गए वे आंकड़े जो किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए हैं, वो क्या कहलाएंगे? द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। समझ में आया आपको? कभी कभी 3 नंबर में या 2 नंबर में आपसे इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है, तो आप कहेंगे सर या भैया ये इतना सा अंतर लिखेंगे? नहीं, आपको अंतर बताऊंगा। अंतर बता रहा हूं मैं आपको। पहले तो आपको डेफिनेशन लिख देनी है दोनों की, कि प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किए जाते हैं और अपने उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीयक आंकड़े वे होते हैं जो किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और कोई अन्य उपयोग करता है, तो वो द्वितीयक आंकड़े हुए। लेकिन इनमें अंतर, तो पहला आप डेफिनेशन में अंतर बता देंगे। दूसरा आपको क्या लिखना है? दूसरे में लिखेंगे प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं। मौलिक मतलब ये आंकड़े बहुत अधिक शुद्ध होते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता ने अपने उद्देश्य के लिए स्वयं एकत्रित किए हैं, लोगों से मिलकर बातचीत करके आंकड़े एकत्रित किए हैं, इसलिए क्या होंगे? मौलिक होंगे, शुद्ध होंगे। ठीक है, द्वितीयक आंकड़े में आप अंतर लिखोगे, ये आंकड़े मौलिक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि किसी और ने एकत्रित किए हैं और कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति उपयोग कर रहा है, तो ये आंकड़े क्या होंगे? मौलिक नहीं होंगे। तो प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं, प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं और द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते। दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर आप लिख सकते हो, प्राथमिक आंकड़े में मेहनत, मतलब जिसको हम बोलते हैं धन और समय अधिक लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि भैया आपको सभी लोगों से मिलना है, सभी से जानकारी एकत्रित करनी है ना? तो आपको आने जाने के लिए किराया भी लग सकेगा, समय भी लगेगा, लोगों से बातचीत भी करनी है, और मेहनत मेहनत की आपको बातचीत करेगी, गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए प्राथमिक आंकड़े में क्या होता है? धन, श्रम, धन मतलब पैसा, श्रम मतलब मेहनत, और समय, तीनों अधिक लगते हैं। और आप इसमें लिखेंगे धन, श्रम और समय क्या लगता है? कम लगता है। तो ये 3 से 4 अंतर आप बता देंगे, तो आपको 2 से 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपको मिल जाएंगे। समझ में आया आपको? यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर दोबारा से। अब इसमें पूछा जाता है प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने के स्रोत। स्रोत मतलब रिसोर्स, मतलब जो आंकड़े हैं वो हम कहां से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जो प्राथमिक आंकड़े हैं हम उन्हें कहां से प्राप्त करते हैं? व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा। व्यक्तिगत साक्षात्कार मतलब जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो व्यक्ति द्वारा होते हैं। हमने आपको ऊपर ही बताया था कि जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो व्यक्तियों से मिलकर उनसे जानकारी एकत्रित कर कर प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें है व्यक्तिगत साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है व्यक्तियों से मिलना, उनसे बातचीत करना और आंकड़े एकत्रित करना। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत होते हैं। दूसरा इनका स्रोत क्या है? स्रोत या रिसोर्स जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो है डाक। ठीक है, डाक मतलब इसको आप प्रश्नावली भी बोलते हो। एक प्रश्नावली तैयार कर ली जाती है और आप उसमें उत्तर प्रश्न लिख देंगे और वो उत्तरदाताओं के पास भेज देंगे, जो उत्तर देंगे, और वो आपको उत्तर करके भेज देंगे। तो आपको क्या मिल जाएंगे? आंकड़े मिल जाएंगे। तो आप इस प्रकार भी आंकड़े प्राप्त कर सकते हो। तीसरा है टेलीफोन। आप फोन के द्वारा भी आंकड़े प्राप्त कर सकते हो, जानबूझ के, पूछताछ करके। ठीक है,
लेकिन इनके भी दो दो प्रकार हैं। जो व्यक्तिगत साक्षात्कार है इसके दो प्रकार हैं। मैं यहां नीचे लिख देता हूं। जो व्यक्तिगत साक्षात्कार है उसका है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच, और व्यक्तिगत में एक आता है अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच। ठीक है, अब आपको बता दूंगा व्यक्तिगत साक्षात्कार में दो पॉइंट हैं आपके, इसके दो प्रकार हैं। व्यक्तिगत व्यक्तिगत जांच मतलब आप स्वयं मिलेंगे, प्रत्यक्ष रूप से मतलब आमने सामने रूप से मिलेंगे, और आप व्यक्ति से, ठीक है, आप व्यक्तियों से मिलेंगे और उनसे सूचनाएं प्राप्त करेंगे। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, मिलेंगे तो आप व्यक्ति से ही, लेकिन उस व्यक्ति से नहीं मिलेंगे जिसकी आपने सूचनाएं प्राप्त की हैं, किसी और व्यक्ति से मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, यदि आप कक्षा 11 में पढ़ते हो, ठीक है, तो कोई अगर बाहर से चेकिंग वाला आया, कोई मिनिस्टर आया है या कोई जांच करने आया है कि 11th बी या 11th ए या 11th सी उसमें कितने बच्चे हैं, तो वो क्लास में देखने आएगा, सभी से पूछेगा, या मॉनिटर से पूछेगा या क्लास वाले से पूछेगा कि कितने बच्चे इस क्लास में हैं, कितने आए हैं, कितने एब्सेंट हैं, तो वो तो जाके क्लास में पूछेगा, तो वो मॉनिटर से पूछेगा। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, वो तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा कि वो ऑफिस में जाएगा, कोई चेकिंग वाला आएगा, ऑफिस में आएगा, वहां जाके रजिस्टर खोल लेगा और जांच कर लेगा कि हाँ इसमें इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने एब्सेंट हैं, इतने प्रेजेंट हैं और इतनी एप्लीकेशन है। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच तो है, मतलब व्यक्ति से तो मिला, प्रत्यक्ष रूप से मिला, लेकिन उस व्यक्ति से सूचनाएं प्राप्त नहीं की जिसकी सूचनाएं समझ में आया आपको, किसी और व्यक्ति से प्राप्त कर लिया। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच का। प्रत्यक्ष में तो अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो होता है व्यक्ति स्वयं जाकर सूचनाएं प्राप्त करता है, अप्रत्यक्ष में होता है कि व्यक्ति सूचनाएं तो व्यक्ति से मिलकर ही करता है, लेकिन अन्य व्यक्ति से। जैसे मैंने आपको बताया, कोई जांचकर्ता आया तो आपकी सारी सूचनाएं ऑफिस से कलेक्ट कर लेगा, आपके नेम, पेरेंट्स नेम, स्टूडेंट आईडी, फोन नंबर, वो आपको आपके पास आने की जरूरत उसे नहीं पड़ेगी, तो वो ऑफिस से कलेक्ट कर लेगा, वो अप्रत्यक्ष जांच होगी। मिला तो व्यक्ति से लेकिन आपसे नहीं, किसी और से। और एक और एग्जांपल दे दूं मैं अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच का। यदि मान लो कोई सर्वे करने वाले आए, ये यदि आपके यहाँ कितने सदस्य हैं जो 18 से अधिक उम्र के हैं वोट बनवाने के लिए, तो अगर मान लीजिए कोई पड़ोसी है आपका, वो काम पे गया हुआ है, तो आपने बता दिया कि हाँ आप जानते हो कि हाँ इसके घर में 3 सदस्य हैं जो 18 साल से अधिक उम्र के हैं, उनको वोट बनने के लिए है, तो आपने उसको बता दिया, उसने लिख लिया, तो वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच हो गई। क्यों, मिला तो वो व्यक्ति से, मिला तो व्यक्ति से, लेकिन उसने उससे सूचना प्राप्त नहीं की जिससे की थी, किसी और व्यक्ति से प्राप्त कर ली, तो वो हो गया अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच। ठीक है, समझ में आया आपको, तो एक लाइक कर दीजिए क्योंकि हमें पता चले आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डाक। अब हम बात कर लें डाक के भी दो प्रकार होते हैं। डाक को एक प्रश्नावली कहते हैं हम, और एक कहते हैं गणक। ठीक है, आप क्या कहते हैं इसे, गणक या अनुसूची। ठीक है, अब डाक के भी दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक प्रश्नावली और एक अनुसूची, इसको आप गणक भी कह सकते हो। ठीक है, तो प्रश्नावली में क्या होता है, प्रश्नावली एक फॉर्मेट बना दी जाती है, प्रश्न बना दिए जाते हैं जिसमें केवल शिक्षित ही लोग उत्तर लिखकर दे सकते हैं। तो ये प्रश्नावली हो गई, ये प्रश्नावली बनाकर उत्तरदाताओं के पास भेज दी जाती है, उत्तरदाताओं के पास भेज दी जाती है, और वो उत्तर भरकर दे देते हैं डाक के द्वारा, तो उसे प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है, आपको ऐसे आंकड़े प्राप्त हो गए। दूसरा अनुसूची। अनुसूची क्या होता है, अब मान लीजिए लोग अशिक्षित हैं, वो उत्तर नहीं ले सकते, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या करेगा, जो अनुसंधान करता होगा या गणक होगा, वो क्या करेगा, स्वयं प्रश्नावली लेकर उत्तरदाता के पास जाएगा और उत्तर स्वयं लिखेगा, उसे गणक या अनुसूची कहते हैं।
समझ में आया आपको? यदि आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमें पता चले और हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है, पसंद आई है, तो एक लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चलता है। ठीक है, अब हम बात कर लें टेलीफोन की। टेलीफोन का एक ही प्रकार है जो दिया हुआ है कि हम फोन के द्वारा ही पूछताछ कर सकते हैं और आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमने प्राथमिक आंकड़े के प्राप्त करने के स्रोत के बारे में जानकारी कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने के स्रोत। ठीक है, तो जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं उन्हें हम कैसे प्राप्त करते हैं? उसका है प्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित स्रोत और वेबसाइट। देखिए, अब इसे विस्तार से समझते हैं। प्रकाशित स्रोत मतलब छपे हुए, तो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रकाशित स्रोत के द्वारा सरकारी कार्यालयों में। सरकारी कार्यालय में आपकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, मार्कशीट है एग्जाम की, तो वो प्रकाशित रूप से हमें मिल जाएगी। किताबें, जब आपकी किताबें छपती हैं, प्रिंट होती हैं, जब आपकी किताबें छपती हैं या प्रिंट होती हैं, तो आपको क्या मिल जाते हैं? स्रोत मिल जाते हैं, कुछ सूचनाएं मिल जाती हैं, कुछ आंकड़े मिल जाते हैं। तीसरा बता देते हैं आपको, सरकारी कार्यालय से आप क्या कर सकते हो? प्रकाशित स्रोत प्राप्त कर सकते हो, किताबों से आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आपको आंकड़े मिल सकते हैं किताबों से। तीसरा हम आपको बताने वाले थे विद्वान द्वारा प्रकाशन। कोई विद्वान है और वो कुछ अच्छी अच्छी बातें या लेख लिखना चाहता है, तो विद्वान के द्वारा जो प्रकाशित है उसको हम इस स्रोत के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ होता है वेबसाइट, कुछ वेबसाइट लोग बना देते हैं, क्या करते हैं? वेबसाइट बना देते हैं और उस पर डाटा फील्ड कर देते हैं, तो उससे भी हम जो आंकड़े हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमने प्राथमिक आंकड़े के बारे में बात कर ली, द्वितीयक आंकड़े के बारे में बात कर ली, प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने के स्रोत के बारे में बात कर ली, द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने के स्रोत के बारे में बात कर ली। यदि आपको इन चारों में टॉपिक से कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आगे चलते हैं। द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने के दो महत्वपूर्ण स्रोत, दो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिससे हम द्वितीयक आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आपसे 2 नंबर में, कोई पूछ लेगा भारतीय जनगणना, भारत जनगणना या राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन। मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, इसको NSSO भी पूछा जाता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? NSSO, राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, तो कभी कभी एक मार्क्स में आपसे ये भी पूछ ली जाती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तो हमने पढ़ाई, यही है राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन, एक मार्क्स में पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके आगे की, तो भारतीय जनगणना और राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, तो भारत जनगणना के बारे में बात कर लेते हैं। यह जनगणना के आकार और उससे संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। जो भारतीय जनगणना है तो जनगणना की क्या करेगी? आकार और उससे संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करती है। कौन कौन से आंकड़े प्रस्तुत करती है? जनगणना वृद्धि, जब जनगणना होगी तो पता चलेगा जनगणना में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी घटी हुई है, कितनी मृत्यु दर हुई है। ठीक है, तो जनगणना वृद्धि। दूसरा जनसंख्या घनत्व, जो जनसंख्या है वो कितनी जगह घेरती है, कितने स्थान में रहती है, वो भी पता चलेगा। लिंग अनुपात, जब जनसंख्या की गणना होगी, जनगणना होगी, तो हमें ये भी पता चलेगा कि कितने पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं। मतलब यदि 1000 पुरुष हैं तो स्त्रियां उसके मुकाबले कितनी हैं, वो भी हमें लिंगानुपात से पता चलेगा। चौथा है साक्षरता दर। जब भारत की जनगणना होती है तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि भारत में साक्षरता दर कितनी है।
साक्षरता दर मतलब पढ़े लिखे लोग। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन की, जो यहाँ दिया गया है। ये विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एनएसएसओ विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करता है। कौन कौन से आंकड़े, शिशु देखभाल, शिशु देखभाल, कि यहाँ शिशु की कितनी देखभाल हो रही है, इसका कार्य है एनएसएसओ का, ठीक है। दूसरा है साक्षरता दर, जब शिशु शिशु मतलब बच्चे शिशु की देखभाल करेगा, बच्चे की देखभाल कैसे हो रही है वो उस पर निगरानी रखेगा। साक्षरता मतलब पढ़े लिखे बच्चे कितने हैं उसके पर भी ये निगरानी रखेगा। रोजगार और बेरोजगारी मतलब ये इस पर भी नियंत्रण रखता है कि किस राज्य में या किस देश में कितने रोजगार हैं और कितने बेरोजगार हैं, ठीक है। ये था आपका चैप्टर 2 और आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।